मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों क्षमा चाहता हूं, कल स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आप सबसे संवाद नहीं कर पाया। आज भी स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम ही है, परंतु फिर भी अपने आप को रोक नहीं सका कि आप सबसे संवाद करूं। आज देखिए जो शंभू बॉर्डर में हो रहा है, दिल्ली से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप सबके भी मन को आई एम श्योर कि बहुत तकलीफ हुई होगी। जिस प्रकार से तथाकथित किसानों और पुलिस बल के बीच में बल प्रदर्शन हो रहा है। बल प्रदर्शन से मतलब ऐसा है कि देखिए पुलिस अपना काम कर रही है जैसा कि उनको आदेश है। वे नहीं चाहते कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन डिटोरिएट हो दिल्ली में, क्योंकि अगर आप सब याद करें तो यह जो मैं तथाकथित शब्द यूज कर रहा हूँ, किसान आंदोलन है। आज से 2.5 साल 3 साल पहले भी वह जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, इसके विरोध में इन्होंने, मैं तो ऐसा कहूंगा कि दिल्ली को हाईजैक कर लिया था। और उस कड़कड़ाती ठंड में आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस सो कॉल्ड इस प्रकार के लोग कहाँ से इतना फंड इकट्ठा करते हैं। वैसे आप देखेंगे ना तो मैं तो कई सारे विजुअल्स देखता हूँ जहां पर ये तथाकथित किसान मैं तो एक देख रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई वो जिस मर्सिडीज में पहले कार देखा, आपकी कार में देखा तो वो मर्सिडीज का साइन था। फिर पता चला कि वह 4 करोड़ की कार है। तो यह तथाकथित हमारे सो कॉल्ड किसान कहाँ से इतना धन बल इकट्ठा इनको मिलता है कि वे इस प्रकार का कोई एजिटेशन या मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड टर्म इट एज ए एजिटेशन और नॉट। मैं तो ये भी नहीं जानता। मुझे तो बस यह लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हाउ टू टॉपल द गवर्नमेंट। टॉपल तो क्या करेंगे ये, बट यस एटलीस्ट थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। सरकार के लिए क्या खाक मुश्किलें खड़ी करेंगे ये, परंतु यस जो आम जनता है दिल्ली की खास तौर पर, उनके लिए एक बहुत असुविधा की स्थिति हो जाती है। मैं आज किसी साहब का देख रहा था, हाँ अश्विनी उपाध्याय जी का देख रहा था, ट्विटर पे मैंने देखा कि कैसे उन्होंने अपने एक ट्वीट डाली थी कि जहां पर वे एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और उन्होंने ये बताया कि ना वे कोर्ट जा सकते हैं ना ही वो गाड़ी पीछे ले जा बैक कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत वैसे ट्रैफिक जाम में वे फंस गए थे। तो वो तो चलिए ठीक है, अश्विनी उपाध्याय कुछ भी हो, सोशल मीडिया में या पब्लिक फिगर हैं वे, तो उन्होंने अपनी बात रखी और उनकी बातों को भाई कुछ लोगों ने रिकॉग्नाइज तो किया एटलीस्ट। बट उन आम व्यक्तियों का क्या, जो डेली दोस्त डेली कम्यूटर्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ऐसे तथाकथित, मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे तो एक आंदोलन बोलने में भी बड़ा गुरेज है। तो उनको जो तकलीफ होती है, फिर इनकी आप इरेशनल जो डिमांड लेकर ये आए हैं सरकार के सामने, तो वह भी बड़ी हास्यास्पद है। चलिए ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि एज पर दैट हमको एमएसपी दी जाए। तो साहब स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वह आज की आई हुई नहीं है, वह 2006 में सबमिट कर दी गई थी। उस समय पे तो यूपीए गवर्नमेंट थी एंड फॉर 8 years इट वाज लाइंग विथ यूपीए गवर्नमेंट। तब तो आपने कोई भी इस प्रकार की एजिटेशन नहीं की या इस प्रकार का कोई इस प्रकार का जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करे, ऐसा कोई आंदोलन मुझे नहीं याद आता है। और आज वे कांग्रेस के श्री श्री 1008, मतलब ब्लंडर फॉर कांग्रेस इवन आई विल से, वे बोलते हैं कि वे सत्ता में आए। अरे चलिए ठीक है, एक दिवा स्वप्न ही सही, सत्ता में आएंगे तो वे एज पर स्वामीनाथन रिपोर्ट वे एमएसपी के को लागू कर देंगे। अरे मतलब अब ठीक है, अब भाई बोलने में क्या जाता है ना। अगर ऐसा है
तो जितने भी स्टेट में उनकी सरकार है, हिमाचल में मैं जो याद कर पाता हूँ, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, और मैं भी एक दो स्टेट में मिस कर रहा हूँ जहाँ पर उनकी सरकार है, सो कॉल्ड जो मतलब अब तो मेरे लिए तो श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी हैं, द बिगेस्ट क्लाउन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। थोड़ा बहुत उनको टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी भी उनके साथ कंधे से कंधा लड़ाकर कॉम्पिटिट करते नजर आते हैं। तो भैया आप सबसे पहले आप अपने जो जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है आप वहां पर लागू कर दें, तो एक बड़ा नायाब एग्जाम्पल रहेगा, बहुत ही एक उत्कृष्ट उदाहरण आप सब रखेंगे आप फॉर द रेस्ट ऑफ द फार्मर्स अक्रॉस द नेशन। और तब है कि शायद आप जो बोलते हो ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर हम एमएसपी लागू करेंगे, तो मे बी शायद आपके कुछ वोट बैंक में इजाफा हो जाए। सो आई थिंक मिस्टर श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी इस पर थोड़ा सा चिंता अपने कुछ तो अपना बात रखेंगे कि हाँ भाई चलो आप सबसे पहले हम अपने प्रदेश से शुरू करते हैं। और जिस प्रकार से मतलब देयर आर सम वीडियो सर्कुलेटिंग, क्या क्या वो 18% जैकेट पर वो किस गरीब की किस वो रायगढ़ में या किसी छत्तीसगढ़ के किसी स्टेट सिटी में वो क्या बता रहे थे कि अंबानी आएगा तो वो भी इतना पैसा कमाता, वो भी 18% देगा। तो मतलब इस प्रकार की बातें करते हैं वे पब्लिक में, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। अरे साहब आप जहां जाते हो वहां पे पब्लिक हैक करा देते हो आप बीजेपी के फेवर में, और बात फिर करोगे आप कि ये हो गया वो हो गया और वगैरह वगैरह। मतलब कुछ बातें तो उनकी ऐसी होती हैं ना कि आदमी को अब तो हंसी भी नहीं आती। अब नाउ द कॉमन पीपल फील पिटी ऑन हिम। निकले हैं जैसा कि उनकी यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। अरे अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। आज अगर वैसे तो बहुत कद्दावर नेता पहले से ही कांग्रेस को टाटा गुड बाय करके जा चुके हैं, और मतलब फहरिस्त बड़ी लंबी है, बट अभी फिर भी तीन नए नाम जुड़ गए। जिनमें आचार्य प्रमोद कृष्णम हो गए, फिर बाबा सिद्दीकी हो गए, और आज तो कल ही हो गया था, हालांकि कल मैं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बना नहीं पाया था, आप सबसे संवाद नहीं कर पाया था। अशोक चव्हाण जी भी महाराष्ट्र के एक बहुत ही कद्दावर और जनाधार वाले नेता, वे भी कांग्रेस को टाटा गुड बाय कर गए। अशोक चव्हाण अगर आप सब याद कर सके तो उनके पिताजी भी शायद है कि ट्वाइस ही वॉज, उनके पिताजी शंकर राव चौहान ट्वाइस ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद फिर अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर बने। कोई मतलब आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। इवन कि जो कांग्रेस के ही कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं महाराष्ट्र में, या मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं संजय निरुपम जी, उन्होंने भी ट्विटर पर अपनी भड़ास, मैं उसको भड़ास मैं कह रहा हूँ, निकाली कि कैसे उनको जिस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था अशोक चव्हाण जी को, तो ही वॉज वेरी मच, मतलब एक तरह से उन्होंने बचाव किया। और हो सकता है कि कल को संजय निरुपम जी भी एक्स कांग्रेसमैन हो जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो जनाधार वाले नेता हैं और जो थोड़ा भी राजनीति को, और हाँ प्रमोद कृष्णम साहब की वो बात कि राम और राष्ट्र से कोई समझौता नहीं, जिसकी मानसिकता ऐसी है, जिसकी फिलॉसफी ऐसी है, जिसकी विचारधारा ऐसी, ऐसा कोई भी नेता मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में रहेगा। और जो हैं अब मतलब देयर आर सच टाइप ऑफ सो कॉल्ड लीडर्स जिनको जुम्मा जुम्मा भी 2 से 4 दिन हुआ, 2 से 4 कुछ तो महीना भी कह दूं तो गलत नहीं होगा, महीने साल हुए हैं, वे चैलेंज कर रहे हैं उन लीडर्स को जिन्होंने दशकों अपने जीवन के दशकों उन्होंने इस पार्टी को दिया है। आप अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम की ही बात करें, द टाइम ही वॉज एक्सपेल्ड, तो आप
उनका वो हो सकता है थोड़ा सा भावुक हो गए होंगे, और होना स्वाभाविक है। अब जिसने अपने जीवन के 40-50 साल किसी पार्टी को, संगठन को दिए हों, और उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो, तो थोड़ा सा भावुक हो जाना स्वाभाविक है। उन्होंने एक बात कही कि वो सब आप सबने सुनी ही होगी कि कैसे राजीव गांधी जी को उन्होंने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, और अब जैसा ट्रीटमेंट मिला तो वे खैर बाहर आ गए हैं, परंतु अब वे भी अपने फुल, जिसको बोलते हैं ना, अगर क्रिकेट के लैंग्वेज में कहें तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करते नजर आएंगे। एंड दिस टाइम ही विल बी बैटिंग फॉर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी। अब हाँ, इसमें फिर कुछ एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिनकी खुद की जमानत जब्त हो चुकी है ना, और अभी जुम्मा जुम्मा मैं बोलता हूँ कि 1-2 साल से ही मैं उनको ही शी वॉज एलिवेटेड एज स्पोक पर्सन फॉर कांग्रेस। उनको देखा कि वे चैलेंज कर रही थी कि हु इज प्रमोद कृष्णम। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मतलब एक तरह से वे चैलेंज कर रही थी प्रियंका गांधी जी को। मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी को इट वॉज ए चैलेंज, क्योंकि जिस प्रकार से एक मतलब मुखर प्रवक्ता रहे हैं प्रमोद कृष्णम जी प्रियंका वाड्रा जी के लिए, तो मुझे तो इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा था कि वे प्रियंका गांधी जी को ही चैलेंज दे रही हैं, है ना। नाम है सुप्रिया सिनेत। अच्छा, कौन प्रमोद कृष्णन? अरे कौन कौन? अरे मैडम, आपसे कहीं ज्यादा मतलब हर कोई जानता है कि वो एक क्या वजन रखते थे कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, अब पहले भी उन्होंने बता दिया था कि भाई उनका वह माथा, उनका माथे पे तिलक और उनकी वेशभूषा, ये है कि शायद है कि कांग्रेस में भी जो कुछ नए सदस्य जुड़े हैं, और या कह लीजिए जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है, जिस विचारधारा ने कांग्रेस को टेक ओवर कर लिया है, तो उनके मुताबिक वह उनकी वेशभूषा और माथे पर तिलक शायद है कि कांग्रेस को, या कांग्रेस के कुछ एक अब तो खैर वे बड़े पावरफुल लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनको पसंद नहीं आ रहा था। खैर साहब, चलिए, एक व्यक्ति की ही बात नहीं है कि प्रमोद कृष्णन की ही बात है। बाबा सिद्दीकी जी को भी आप ले लीजिए, वे भी कम 4 से 5 दशकों का उनका भी योगदान है कांग्रेस में। वे भी चले गए। आप सब अगर याद करें तो मेरा ख्याल है कि शायद वे एनसीपी ज्वाइन कर रहे हैं, अजीत दादा पवार के साथ जा रहे हैं। और इससे पहले मिलिंद देवड़ा जी, अब मिलिंद देवड़ा जी को तो देखिए, कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता हो, या जो भी वो राहुल गांधी जी के आसपास नजर आते हैं, फिर वो चाहे जयराम रमेश हो, वेणुगोपाल जी हो, और कन्हैया कुमार हो, है ना, तो ये सब अब मिलिंद देवड़ा जी को नहीं बोल सकते कि अरे कौन मिलिंद देवड़ा, अच्छा हम तो नहीं जानते कौन है ये। उनको तो आप नहीं बोल सकते, बाबा सिद्दीकी जी को भी नहीं बोल सकते। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आज आप इन सबको चैलेंज कर दो। और फिर अब देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों ने कांग्रेस को टेक ओवर किया हुआ है ना, तो मुझे लगता है कल को ये अशोक चौहान जी पे भी ना पूछने लग जाए कि ये कौन अशोक चौहान जी। तो ये हाल तो है कांग्रेस का। निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा करने, अपनी पार्टी को जोड़ पा नहीं रहे हैं। अब देखिए साहब, ये ठीक है, कांग्रेस की अपनी व्यक्तिगत सोच है, जैसे भी वो हो, बट एक जो एक अभी ऐसे कहीं कुछ आशा जगती थी या जगी थी कि शायद है कि इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में हमको कोई एक सशक्त विपक्ष मिलेगा। अब तो साहब मुझे कहीं से एक मतलब फुटी कौड़ी भी उम्मीद नहीं रह गई है। आई एम होपलेस कि अब कोई एक सशक्त विपक्ष भारतीय संसद में हमको नजर आएगा। जयंत चौधरी साहब पहले ही अपने राह जुदा कर चुके हैं, एंड राइटली सो। मैं तो ये कहूंगा, इसमें उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाई, और सो कॉल्ड इंडी एलियंस से उन्होंने अपना पिंड छुड़ा लिया। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, पिंड छुड़ा लिया। क्योंकि बाद में जब पता चला कि जो अखिलेश यादव जी ने उनको 7 या 8 सीटें दी थी, तो 3 या 4 में ही वे बेचारे, उनको स्वायत्तता थी कि वे अपने कैंडिडेट्स खड़े करें। बाकी जो मतलब चुनाव सिंबल चौधरी साहब का रहेगा, परंतु जयंत चौधरी जी का रहेगा, परंतु कैंडिडेट होंगे अखिलेश यादव जी की, ऐसे सुनने में आया।
तो ऐसे में तो फिर मतलब एक उनका जो स्टेचर है, और चलिए मैं बोलता हूँ जयंत चौधरी जी का ना सही, उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी का, और फिर उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह साहब का जो भारत रत्न है, तो उनके स्टेचर पे ही वो प्रश्न चिन्ह लग जाता। तो ही इज द पर्सन हु शोड हिज मेटल, और अच्छा हुआ वे इंडिया एलियंस से अपने आप को जुदा करके, आई एम डैम श्योर फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years तो एटलीस्ट ही विल बी रेलिवेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, अदरवाइज वो अपनी रेलिवेंसी खो बैठते, एज लाइक की मेनी अदर्स, यू नो, जैसा भी कुछ पार्टी को का आपने हस्र देखा है। खैर साहब, इसी बात को और आगे अपन बढ़ाएं इसी तर्ज पर, तो कल देखिए बिहार में लोकसभा वो अपना विधानसभा चुनाव का बहुमत परीक्षण हुआ, जिसमें से यू नो देयर वाज ऑल प्रेज टू तेजस्वी यादव जी कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच दी, और कोई कटाक्ष वैसा नहीं किया नीतीश कुमार जी पर, और एक उन्होंने तंज तो अवश्य कसा कि मोदी जी की गारंटी का बड़ी चर्चा होती है, बड़ा ही उनका एक तरह से कह लीजिए कि उसमें लोगों का विश्वास है। तो क्या मोदी जी यह गारंटी दे सकेंगे कि नीतीश कुमार जी अब पलटेंगे नहीं? देखिए, राजनीतिक समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, एंड एज इट इज सेड कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। तो अब अगर इसी उस पे देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी रीजनल पार्टी कोई भी हो, इवन कि मैं उनके राष्ट्रीय जनता दल की भी बात करता हूँ, या चाहे स्टालिन की पार्टी डीएमके हो, या किसी भी प्रदेश की कोई भी रीजनल पार्टी हो, तो वह भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से लड़कर अपना वजूद बनाई है, या सत्ता में आई है उस प्रदेश में। और आज समय ऐसा आया है कि वे सब कांग्रेस के ही साथ एलियंस में जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा डंट अगर किसी को पहुंचाया है, तो वह कांग्रेस पार्टी ही है। यह राहुल गांधी जी भी जानते हैं। उनके साथ जो उनके साथ में जो नेता रहते हैं, चाहे फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, फिर वो रमेश जी हों, और जो भी हैं, सब जानते हैं। और इसके लिए फिर चाहे उनके ही नेता है ना, आप अजय माकन साहब को सुन लीजिए, आप संदीप दीक्षित साहब को सुन लीजिए, उनके यू नो दे डोंट हैव एनी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आम आदमी पार्टी इन देयर हार्ट। तो उसके बाद भी अगर वे एलियंस में बने हुए हैं सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को हटाना है, तो अब क्या कहिएगा। होती है बातें। अब मजबूरी, अब कैसे भी करें, रेलिवेंट बने रहना है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो सम और द अदर वे फिर उनके साथ भी वे गलबहियां करने में, ये कोई भी विपक्षी दल हो, गुरेज नहीं करते कि फिर चलो भाई मजबूरी है, चलो क्या करेंगे। बट जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल आप देखें, तो 3-4 दलों ने इनका साथ छोड़ा, और जो हैं वे सबसे ज्यादा चैलेंज करते हैं, तो वे कांग्रेस पार्टी को ही चैलेंज करते हैं। फिर चाहे वो ममता दीदी हो, वो तो साफ उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि भैया तुम अपने बलबूते 40 सीट के ऊपर नहीं ला सकोगे। और लाइकवाइज अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने दो टूक मना कर दिया कि भैया पंजाब में तो हम सारी सीटों में लड़ेंगे, चंडीगढ़ में भी लड़ेंगे और दिल्ली में भी लड़ेंगे, तो आपकी सीट शेयरिंग आप किस प्रदेश में फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से करेगी, यह भी थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अब जरूर है कि थोड़ा सा कांग्रेस को भी समझ में आने लग गया है शायद कि भाई अगर हम जल्दी से सीट शेयरिंग की बात खासतौर पर अखिलेश यादव जी के साथ नहीं करेंगे, तो मे भी ऐसा ना हो कि कल को अखिलेश यादव जी भी अपना अलग वो अपने पीडीए, तो पहले से वो उनका चल ही रहा था, इस इंडिया एलियंस के पहले ही उन्होंने पीडीए का घोषणा कर दी थी, अनाउंसमेंट कर दिया था, तो वे पीडीए की अपनी धुन बजाते हुए वे भी ना इस इंडिया एलियंस से टाटा गुड बाय कर जाएं। मे बी अब देखते हैं नेक्स्ट, आई थिंक it will take somewhat 5 to 6 days that will be they will be sitting once again, and maybe कुछ शेयर कर रहे होंगे अपने विचार, उन्हें क्या करना है सीट शेयरिंग को लेकर।
अब बात साहब अखिलेश यादव जी की आई, तब वे भी भाई अब देखिए राम मंदिर बन गया, रामलला जी विराजित हो गए और उनके मतलब अ, उनके आने के बाद से जिस प्रकार से चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं, तो उसमें आज एक नई कड़ी जुड़ी सफलता की, मैं तो भारत के लिए इसको बड़ी सफलता मानता हूं। मोदी साहब की विदेशी कूटनीति को बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। सबसे पहले तो वे जो हमारे 8 नेवी ऑफिशियल्स थे जिनको कतर ने मृत्युदंड सुना दिया था। एंड शायद है कि अगर ये मैं कंपैरिजन करना उचित नहीं होगा, बट फिर भी याद आ जाते हैं, सरबजीत याद आ जाते हैं, जिनका पाकिस्तान जेल में फिर किस प्रकार हत्या कर दी गई थी। और कुलभूषण जाधव जी, है ना, वे आज भी बेचारे पाकिस्तान की जेल में अमानवीय यातना सह रहे हैं। तो इनके बरक्स आप देखें तो हमारे वे 8 नौसैनिक वे आज सकुशल, कल हालांकि कल ही आ गए हैं, अपने घर आ चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी देयर इज सेक्शन ऑफ, और आई विल से फ्रैक्शन ऑफ, अब फिर पीपल कह लीजिए या पॉलिटिकल पार्टीज ही कह लीजिए या कुछ लोग कह लीजिए, जिन्होंने इस मसले को लेकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर हमलावर हुए थे, ऑलमोस्ट मैं तो सच कहूं उनके वो जो वक्तव्य थे और जिस प्रकार से वे मतलब कमेंट्री कर रहे थे इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि कैसे भी हो जाए ये जो 8 नौसैनिक हमारे, वो भारतीय, मेरे लिए तो भारतीय हैं, फिर वो चाहे नौसैनिक हो, फिर वो वायु सैनिक हो, फिर थल सैनिक हो या आम नागरिक हो। मुझे कभी कभी तो इतना क्षोभ होता था कि ऐसा लगता था यार कहीं ये लोग मन में ये तो नहीं मना रहे हैं, कि प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं कि इनको जो इनकी कैपिटल पनिशमेंट है वो मटेरियलाइज हो जाए, जिस प्रकार से मोदी सरकार को घेर रहे थे। अब उसके बाद इन्होंने मुंह में दही जमा लिया एक तरह से, कुछ बोलने के लिए अब इनके पास है ना, नाउ दे डोंट हैव टू एनीथिंग टू प्रेस मोदी और आई विल से कि इंडियन गवर्नमेंट, कि आज अगर वे हमारे 8 भारतीय सकुशल अपनी मातृभूमि अपने घर आ चुके हैं, देन एटलीस्ट दे शुड, अरे कुछ तो आज थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल दो। या अभी भी आपको लगता है कि मोदी जी की विदेश नीति से जैसे उनकी भाषा में कि क्या विदेश नीति थी, क्या विदेश नीति है, अब तो कुछ अच्छा बोलो। खैर उनसे ऐसी कोई आशा करना बेमानी है। इसके इतर साहब सऊदी में फर्स्ट टाइम आप सबको पता है कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, मोदी साहब हमारे वहीं हैं और उन्हीं के कर कमलों से इनॉग्रेशन होना है। एक बहुत अच्छा शब्द चल रहा है, आई थिंक उसका मतलब होता है कि शायद वेलकम मोदी या कुछ भी, उर्दू में है या अरबी में होगा, भाई शब्द मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए साहब, अब इसको आप हमारे रामलला जी का चमत्कार मानिए या मोदी साहब की अपनी जो पॉलिसी है, चाहे फिर वह विदेशी पॉलिसी हो, मतलब फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी हो उनकी, या देश को किस प्रकार से आगे लेकर जाना है, यह सारी पॉलिसीज पुट टुगेदर कहीं ना कहीं, मतलब आज हमको एक जो कभी जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री होते थे तो एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था, और ऐसा कह लीजिए कि यूं तो जबान जबान पे चढ़ गया था, शाइनिंग इंडिया। मे बी कि वो कमी जो पूरी रह गई थी ना साहब, मुझे व्यक्तिगत तौर पे आज ऐसा लगता है कि वह कमी आज पूरी हो रही है। एंड डे बाय डे माय भारत इज शाइनिंग, यस इंडिया इज शाइनिंग। और ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली दैट इट्स सिर्फ बातों में है, नहीं, आप थोड़ा सा कुछ एक आप अगर डाटास देखते होंगे कुछ फॉरेन मैं उनसे हमको वो कोई वो नहीं कि वे प्रमाणित करेंगे तभी ये बात सत्य होगी।
आप अपने सामान्य उसमें आप अगर जागरूकता से अगर आप सब देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा। एक ऐसे ही देखिए, एक है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इल्हान उमर के बारे में भी अगर आपने सुना होगा, जिनका एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कह लीजिए, एजेंडा कह लीजिए, बड़ी मुखर रूप से वे भारत के विरोध में बोलती रही हैं। शायद है कि अमेरिकन संसद की वे सांसद हैं। मैं अक्सर जब भी उनको देखता था तो हमेशा उनकी कुछ एक एंटी इंडिया ट्वीट्स मैंने पढ़ी थी, और मन को तकलीफ देती थी कि हु शी इज एंड इन विच कैपेसिटी शी ऑलवेज क्रिटिसाइज इंडिया। अगर आपका क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करने में खुशी होती है, परंतु अगर आप सिर्फ जस्ट टू मेलाइन ए नेशन और मेलाइन गवर्नमेंट, आप कुछ भी आए बाएं, अब वैसे लैंग्वेज में फिर लेमन लैंग्वेज में बहुत अच्छे शब्द हैं तो वो तो नहीं यूज़ करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर ही लगता है। तो उनको भी अमेरिकन संसद से टाटा गुड बाय कर दिया गया। अब अभी तो मोदी साहब का कोई अमेरिका का ऐसा मुझे नहीं मेरी जानकारी में तो नहीं कोई कार्यक्रम प्रायोजित है या कुछ भी है, बट ऐसा जैसा कि माना जा रहा है कि शायद है कि ट्रंप साहब की वापसी हो रही है, और ट्रंप साहब भी बड़े ही पक्के राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं, जैसी उनकी छवि है। तो मे बी कि जो बिडेन साहब का मे बी, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी मच नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट जैसा एक सामान्य व्यक्ति सुनता है, जानता है, पढ़ पाता है, समझ पाता है, तो मे बी इट विल बी, आई थिंक सो कि नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और उनका अपना बिल्कुल एक बड़ा कुछ एक बहुत अच्छे जोक्स भी हैं, और बस वे भी जय श्री राम वाले जैसे ही नज़र आते हैं, खासतौर पे हम जैसे आम भारतीय जनमानस जो रखते हैं। तो देयर आर समथिंग वेरी मतलब हैपनिंग फॉर इंडिया, फॉर भारत, फॉर हिंदुस्तान। बातें तो साहब और भी हैं, परंतु थोड़ा सा वीडियो का वो टाइम भी मुझे देखना पड़ता है कि संवाद भले संक्षिप्त हो परंतु सार्थक हो, और सार्थक होगा साहब तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लाइक अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए आप सब मुझे आज्ञा दें, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।